हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे इन्फ्लामेशन। प्रीवियस पार्ट्स में हमने ये देखा कि इन्फ्लामेशन क्या होता है, इसके क्या सिग्निफिकेंस है बॉडी में, टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन को हमने समझा था। साथ ही साथ हमने इवेंट ऑफ इन्फ्लामेशन देखा था, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन, कि जब भी बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है तो हमारी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो हमने क्या देखा कि दो टाइप के इवेंट्स बॉडी में होते हैं, पहला वेस्कुलर इवेंट, दूसरा सेलुलर इवेंट। इन केस ऑफ वेस्कुलर इवेंट हमने देखा था कि किस तरीके से हमारा सेल इंजरी की वजह से जो मीडिएटर्स रिलीज होते हैं वो किस तरीके से हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, साथ ही साथ हमारी ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, ताकि जो हमारी ब्लड वेसल के अंदर जो फ्लूइड है वो एक्सुडेट होके प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ऑब्वियसली कहाँ पे आ जाए, टिश्यू स्पेस पे आ जाए, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, साथ ही साथ हमने सेलुलर इवेंट्स भी डिस्कस किए थे। उसमें हमने क्या देखा था कि जहां पे भी इंजरी होती है तो हमें क्या चाहिए होता है कि वहां पे अगर बाहर से कोई पैथोजन अंदर एंट्री लेना चाह रहा है तो सबसे पहले उसे रोका जाए। दूसरा, इंजरी हुई है तो ऑब्वियसली वहां पे डेड सेल्स भी होंगी, है ना, तो उनको वहां से हटाने के लिए आपका मैकेनिज्म होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, हमारी ब्लड में प्रेजेंट जो हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं और हमारी मोनोसाइट्स हैं वो क्या करती हैं, आपकी साइट ऑफ इंजरी में आती हैं, ब्लड वेसल्स को वॉल को क्रॉस करके आपके टिश्यू स्पेस में आएगी और वहां पे अपना इफेक्ट दिखाएगी, है ना। तो उसका हमने ल्यूकोसाइट्स का रिक्रूटमेंट हमने देख लिया था कि किस तरीके से स्पेशली न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स तो आपका अलग है, वो हमने रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में पढ़ा हुआ है कैसे एंट्री होती है। तो सिंपली हमने देखा कि कैसे न्यूट्रोफिल ब्लड वेसल्स की वॉल को क्रॉस करते हुए हमारा टिश्यू स्पेस पे आते हैं और कैसे उनका एक्टिवेशन होता है। ये हम सारा लास्ट लेक्चर में इतना तक कवर कर चुके हैं ना। अब जब हमारे न्यूट्रोफिल, ठीक है, स्पेशली न्यूट्रोफिल की मैं बात कर रही हूँ, तो जब न्यूट्रोफिल हमारा टिश्यू स्पेस में आ जाते हैं तो वो किस तरीके से अपनी प्रोसेस को, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बेसिकली ये हमने आज देखना है। तो मैंने आपको बताया था कि चाहे मोनोसाइट हो चाहे न्यूट्रोफिल हो, इन दोनों का काम क्या होता है, फेगोसाइटोसिस का। ये सिंपली क्या करते हैं, फटाफट से जो भी आपका बैक्टीरिया है, पैथोजन है या फिर जो डेड सेल है उसे इंगल्फ कर लेते हैं, जिसे हम सेल ईटिंग फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। अपने अंदर लेने के बाद उसे क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट करके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं। डिफरेंस दोनों में काम करने का तरीका बहुत अलग है। न्यूट्रोफिल जो है फ्रेगमेंटेशन करता है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के बाद क्या करता है, वो जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट हैं उनको क्या करता है, आपका लिम्फ सर्कुलेशन में डाल देता है, क्योंकि वेस्ट आपको पता है लिम्फ में चला जाता है। और जबकि हमारे जो मैक्रोफेजेस हैं, जो मोनोसाइट हैं स्पेशली, हमें पता है वो ब्लड सर्कुलेशन से टिश्यू स्पेस पे आके मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, वो भी सेम ही यही काम करते हैं। उसको पैथोजन दिख रहा है, इंगल्फ करेगा, डेड सेल दिख रही है, इंगल्फ करेगा, इंगल्फ करने के बाद वो भी यही करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, लेकिन वो क्या करता है, उन पार्टिकल्स को अपने सरफेस पे एक्सप्रेस कर देता है ताकि वो और भी ज्यादा इम्यून रिएक्शन को इनिशिएट कर सके। टी सेल, बी सेल का इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाता है। वो हम पहले भी, आपने अगर लेक्चर नहीं देखा है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, तो वो देखिए, उसमें आपको बहुत क्लियरली मैक्रोफेज, मोनोसाइट का फंक्शन पता लग जाएगा, कैसे वो हमारी इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है। अब हम बात कर रहे हैं मेजरली न्यूट्रोफिल के बारे में कि न्यूट्रोफिल फेगोसाइटोसिस करता है, कैसे करता है, ठीक है, कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं उसके पैथोजन या डेड सेल को इरेडिकेट करने के, वो हम आज समझेंगे। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इन्फ्लामेशन टॉपिक, वो आपका क्या है, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस बहुत सिंपल है। फेजिक मतलब है आपका सेल ईटिंग, ठीक है, सेल को ईट कर लेना और उसके बाद उसे खत्म करना। अब तरीका आप देखोगे कि न्यूट्रोफिल कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो पहले से समझ लेते हैं थोड़ा सा। सपोज ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल है, ठीक, और ये हमारा क्या है, सेल्स हैं, ठीक है, टिश्यू में जो सेल है वो ये सेल है और हमारी यही वाली सेल्स में इंजरी हुई है, ठीक है, सेल इंजरी हुई है सेल्स में। तो मैंने बताया था क्या होता है, वो तो मैं डिटेल में जाऊंगी नहीं। तो मैं सिंपली देखो, यहाँ पे इंजरी हुई है, तो अब यहाँ पे इंजरी हुई है तो हमें क्या चाहिए कि हमारी सर्कुलेशन में प्रेजेंट जो हमारे न्यूट्रोफिल है, ठीक है, और हमारे सर्कुलेशन में प्रेजेंट हमारे जो मोनोसाइट हैं, ठीक है, वो हमारे कहाँ आ जाए, कहाँ आ जाए,
इंजर्ड एरिया में आ जाए, ताकि यहाँ पे आपकी जो प्रोसेस है, आपकी रिपेयर की जो प्रोसेस है, जो इनिशिएटर पॉइंट है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो होगा क्या, देखो सेल इंजरी होती है, मैंने पहले भी आपको बताया था, जब भी सेल इंजरी होती है तो क्या होता है हमारा, यहाँ पे हमारी क्या होती है, स्पेशल टाइप की मैक्रोफेज प्रेजेंट होती है, टिश्यू मैक्रोफेज। ये है सेम, मैंने डायग्राम एक जैसा क्यों बनाया, क्योंकि यही है, यही मोनोसाइट इस स्पेस में आने के बाद टिश्यू मैक्रोफेज में कन्वर्ट होते हैं। और अभी क्या हो रहा है कि पहले से ये टिश्यू मैक्रोफेज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो होगा क्या, जैसे ही इंजरी होगी ये टिश्यू मैक्रोफेज क्या करेंगे, अपने अंदर से पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया है क्या करते हैं, ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और इंटरल्यूकिन ये रिलीज करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, कीमोकाइन है। कीमोकाइन मतलब कीमो अट्रैक्टेंट। ये क्या करेंगे, जैसे ही रिलीज होंगे तो ये ब्लड सर्कुलेशन से जो आपके बाकी के जो न्यूट्रोफिल है, स्पेशली मैं न्यूट्रोफिल की बात करूंगी, मोनोसाइट पे अभी फोकस नहीं कर रहे, वो भी आते हैं इसकी वजह से ही। तो ये न्यूट्रोफिल कहाँ एंटर कर जाएंगे, आपके टिश्यू स्पेस में, क्योंकि इनकी यहाँ जरूरत है। तो इस मैक्रोफेज ने क्या किया, कीमो अट्रैक्टेंट्स को यानी कि कीमोकाइन को प्रोड्यूस करके इन न्यूट्रोफिल्स को कहां बुलाया, इस स्पेस पे बुलाया। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, पूरा मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझाई हुई है कि न्यूट्रोफिल ब्लड वेसल के अंदर से आपका यहाँ पे कैसे पहुंचते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट में। तो ये देखिए, ये हमारे न्यूट्रोफिल आ चुके हैं कहाँ पे, टिश्यू स्पेस पे। ठीक है, ब्लड वेसल की वॉल को क्रॉस करते हुए ये यहाँ पहुंच चुके हैं। अब मैंने क्या बताया था कि इनका एक्टिवेशन, अभी ये न्यूट्रोफिल एक्टिवेटेड नहीं है, इनका एक्टिवेशन कैसे होता है, इसके सर्फेस में, न्यूट्रोफिल के सर्फेस में डिफरेंट टाइप के आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, मैंने बताया था, जब भी सेल इंजरी होती है प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन के रिसेप्टर होंगे, ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, आपके हिस्टामिन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये सारे केमिकल मीडिएटर यहाँ पे रिलीज होते हैं एट द टाइम ऑफ सेल इंजरी। डिटेल हमने पढ़ी हुई है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे कोई माइक्रोब एंटर किया था, ठीक है, और जो ये आपका टिश्यू मैक्रोफेज है, इसने इसे इंगल्फ करके अगर खत्म किया था, तो उसके अगर फ्रेगमेंट बचे हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट इस एरिया में अगर हैं, तो वो भी यहाँ पे उसके भी यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रोफिल की मेम्ब्रेन में। या फिर ये माइक्रोब खुद में भी आपका क्या कर सकता है, न्यूट्रोफिल को, ये तो मैक्रोफेज है, अगर कोई माइक्रोब है, सपोज ये है, देखो ये पैथोजन है जो एंट्री ले चुका है अंदर, ठीक है, इसकी एंट्री हो चुकी है, इसके सरफेस में इस तरह, आप जानते हो सारे जो पैथोजेंस होते हैं उनके सरफेस में एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो सेल इंजरी की वजह से ये आपका पैथोजन अंदर एंट्री ले चुका था, तो ये पैथोजन खुद में भी न्यूट्रोफिल को एक्टिवेट कर सकता है। ये हमने पढ़ा हुआ है सारा डिटेल में, कौन कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि जो ये पैथोजन है, ठीक है, यहाँ पे जब क्या होता है, देखो जब आपकी मैंने बताया था वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ती है, तो क्या होता है, आपका जो ब्लड के अंदर, ऑब्वियसली ब्लड में क्या है, आपका प्लाज्मा है, ब्लड सेल्स हैं, तो ब्लड के अंदर से क्या होता है, आपका फ्लूइड तो ऐसे बाहर आता ही है, लेकिन साथ ही साथ आपका क्या होता है, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स भी अंदर एंट्री लेती हैं, और उनमें से ही एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन कौन सी है, आपकी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। प्रोटीन्स, ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती हैं C1 to C9 होती हैं, ठीक है, इतनी सारी आपकी प्रोटीन्स हैं, तो ये बेसिकली क्या होती है, इनएक्टिव होती है, लेकिन जैसे ही यहाँ कहीं भी आपकी इंजरी होती है तो ये क्या होती है, आपकी प्रोटीन्स एक्टिव हो जाती है। अब इनका काम क्या है, देखो अभी देखो न्यूट्रोफिल आसानी से क्या करेगा, सिंपल सी बात है, न्यूट्रोफिल का काम है सेल ईटिंग का, यानी कि ये क्या करेगा, इस पैथोजन को अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट, किसी चीज को कॉम्प्लीमेंट करना मतलब क्या होता है, किसी के फंक्शन को इंप्रूव करना। आप कहते हैं ये चीज आप पे कॉम्प्लीमेंट कर रही है, कॉम्प्लीमेंट करना मतलब किसी की अपीयरेंस को, किसी के फंक्शन को इनहेंस करना। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती हैं वो इस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करने की जो फंक्शन है न्यूट्रोफिल का, उसे और भी ज्यादा इनहेंस करती है। देखो कैसे करती है, ये आपको पैथोजन दिख रहा है, मैं यहाँ पे इसे बना दे रही हूँ, ठीक है, ये पैथोजन है या कोई डेड सेल है, ठीक है, स्पेशली हमने पहले ही बताया है कि दोनों ही रहेंगे। तो ये पैथोजन था, तो क्या करती हैं ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, इस तरीके से ये पैथोजन के सरफेस में जो एंटीजन है उससे इस तरीके से बाइंड कर जाती हैं। ये सपोज ये C1 है, पहली कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, ऐसे बाइंड हो जाएगी, इसके साथ फिर आपका C4 आ गया सपोज, ठीक है, इनका अपना सीक्वेंस होता है, C2, ठीक है, इस तरीके से C3, लाइक दिस, आपके C9 तक आपके क्या होंगे, बाइंड होंगे। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है ये क्या करती हैं, स्पेशली
ये क्या करती हैं, बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन को या पैथोजन के आइडेंटिफिकेशन को और भी ज्यादा आसान बना देती है। तो न्यूट्रोफिल आसानी से इस पैथोजन को रिकॉग्नाइज करके इसे इंगल्फ कर लेगा, समझ रहे हो, ठीक है। और भी ज्यादा पैलेटेबल बनाना कह सकते हो आप, जैसे टैबलेट में आप देखते हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कोटिंग की जाती है सो दैट आप इजिली टैबलेट को कंज्यूम कर सके। सेम वे ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है ये क्या करती हैं, जो बाहर से पैथोजन अंदर एंट्री लिया हुआ है उसके सरफेस में प्रेजेंट जो एंटीजन होते हैं उनसे बाइंड हो जाती है और ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाती है कि वो आसानी से न्यूट्रोफिल के लिए क्या हो जाए, आपकी रिकॉग्नाइजेबल हो जाए, आसानी से न्यूट्रोफिल उसे रिकॉग्नाइज कर सके और अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। समझ में आ गया ना कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का आपको सिस्टम, ठीक है। अब हम समझेंगे कि भाई न्यूट्रोफिल, मैं बार बार कह रही हूँ कि न्यूट्रोफिल इंगल्फ कर लेगा, ठीक है, सेल ईटिंग होगी, कैसे होगी और उसका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा उसे हम समझते हैं, जिसे हम फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो साइड में हम लेके चलेंगे, सपोज, ठीक है, ये हमारा न्यूट्रोफिल है, ये न्यूट्रोफिल था, ठीक है, ग्रैन्युलर होता है सबको पता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रोफिल है और ये हमारा है कोई भी पैथोजन या फिर डेड सेल, ठीक है, क्योंकि जो न्यूट्रोफिल है उनका काम केवल बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन को खत्म करना नहीं है, इवन जो सेल इंजरी की वजह से अगर यहाँ पे कोई सेल डैमेज हुई है, डेड हुई है, तो उसे भी हटाना ताकि नई सेल यहाँ पे आ सके, ठीक है। तो ये देखिए अब क्या होगा, दोनों चीजें सामने है, पैथोजन सामने है, न्यूट्रोफिल सामने है, एक्टिवेटेड फॉर्म में है, सारे जो केमिकल मीडिएटर्स थे उन्होंने न्यूट्रोफिल को एक्टिवेट कर दिया है, माइक्रोब्स ने स्पेशली इसने भी आपका इसको एक्टिवेट कर दिया है क्योंकि इसके सरफेस में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो होगा क्या, सबसे पहले ये न्यूट्रोफिल को इसे इंगल्फ करना है, तो न्यूट्रोफिल क्या करते हैं, देखो न्यूट्रोफिल इस तरीके से स्यूडोपॉड फॉर्मेशन करते हैं। स्यूडोपॉड कैसे होता है, देखो ये हो गए स्यूडोपॉड, ठीक है। ये किस वजह से हुए, केवल आप देखो मेम्ब्रेन में आपका चेंज आया है, मेम्ब्रेन में एक्सटेंशन हुआ है जिसकी वजह से ये स्यूडोपॉड्स बने। तो हमारे जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ आपका, स्यूडोपॉड फॉर्मेशन, ठीक है, स्यूडोपॉड फॉर्मेशन हुआ क्योंकि इसे इंगल्फ करना है, तो इंगल्फ करने के लिए इसने ऐसे माउथ ओपन किया अपना, ठीक है, तो स्यूडोपॉड बन गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, आसानी से ये जो आपको दिख रहा है पैथोजन या डेड सेल जो भी है वो इस तरीके से इस स्यूडोपॉड के थ्रू, स्यूडोपॉड इसे क्या करेगा, आपका इंगल्फ कर लेगा ऑब्वियसली। ये है आपका, देखो ये एंटीजन दिखा रहे, तो इंगल्फमेंट हुआ। अब इसके बाद देखो रिजल्टेंट इफेक्ट क्या आएगा, अंदर चला जाएगा। ये हमेशा यहाँ पे प्रोसेस कौन सी होती है, एंडोसाइटोसिस की। एंडोसाइटोसिस समझते हो ना, किसी भी सेल को इंगल्फ करना और अंदर वेसिकल के फॉर्म में लेके आ जाना। तो देखो क्या होगा, जो ये है आपका न्यूट्रोफिल, ये न्यूट्रोफिल अब मैं थोड़ा सा बड़ा दिखा रही हूँ, ठीक है, देखो क्या होगा, ये जो आपका पूरी ये मेम्ब्रेन है इसे अपने चारों तरफ से कवर कर लेगी और इस तरह से खींचते हुए अंदर लेके आएगी। तो इस तरीके से देखो एक वेसिकल फॉर्म हो जाएगी सेल के अंदर, जिसके अंदर क्या रहेगा, ये पैथोजन या डेड सेल जो भी है, मैं अब इसे एक ही नाम दे रही हूँ बेटा, ये सपोज कोई माइक्रोब है, ठीक है, आप इसे डेड सेल मानिए कुछ भी मानिए, तो मैं बार बार अब नहीं बोलूंगी तो आप समझ जाइएगा। तो इस तरीके से देखो आपका जो ये पैथोजन था, माइक्रोब था, सेल के अंदर आ गया है, ठीक है, वेसिकल के फॉर्म में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आप जानते हो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। ऐसे आपका इंगल्फ किया, वेसिकल अंदर आ गई और ये जो बाहर की मेम्ब्रेन थी वापस से फ्यूज हो गई, यही होता है एंडोसाइटोसिस में। अब देखिए क्या होगा, अब ये फॉर्म हो चुका है, अब इसके बाद क्या होगा, देखो ये जो हमारा स्पेशली अंदर जो सेल आ चुकी है, अब देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेगोसोम, ठीक है। अब क्या बना, ये फेगोसोम बन गया है, ठीक। अब देखो ये इसको बोलते हैं फेगोसोम जो अंदर फॉर्म हुआ है, तो मैं एरो लगा के दिखा देती हूँ। अब क्या है, देखो न्यूट्रोफिल के अंदर एक और वेसिकल होती है, ठीक है, जिसके अंदर आपके बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। कौन सी वेसल होगी बेटा, कौन सा होता है, सुसाइडल बैग। अगर आपको ध्यान हो, सेल का सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को। तो ये लाइसोसोम है जो न्यूट्रोफिल के अंदर प्रेजेंट है, लाइसोसोम,
ठीक है। अब समझो क्या होगा। अब क्या होता है, ये जो फेगोसोम बना है और ये लाइसोसोम जो सेल के अंदर है, ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फ्यूजन का होगा। ये दोनों जो सेल्स हैं ये फ्यूज कर जाएंगी। मैं सेम एक ही उससे दिखा देती हूँ, लाइक दिस। फ्यूजन हो रहा है, देखो फ्यूज हो गई दोनों। मैंने सेल एक साथ फ्यूज होते हुए दिखा दी। और ये रहा हमारा पैथोजन और ये रहे हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो कहाँ थे, लाइसोसोम के अंदर थे। तो अब जब ये दोनों फ्यूज हुए तो ये जो रिजल्टेंट वेसिकल बनी, इसको क्या बोलते हैं, फेगो लाइसोसोम। ठीक है, फेगो लाइसोसोम कैसे फॉर्म हुआ, आई होप सबको समझ में आ गया होगा फेगो लाइसोसोम फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे कि कैसे ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, अब क्योंकि पैथोजन के कांटेक्ट में आ चुके हैं, अब वो इसे क्या करेंगे, खत्म करने का काम करेंगे। तो देखो क्या होगा, फटाफट से, ये हमारा न्यूट्रोफिल है, इसके अंदर आपका क्या होगा, ये जो हमारा फेगोलाइसोसोम है, मैं ऐसे ही बना दे रही हूं उसे, इसके अंदर क्या होगा, देखो इसके अंदर ये होगा कि ये जो माइक्रोब्स है जो अंदर था, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हमारा साइटोसिस, फेगोसाइटोसिस बेसिकली, कि फेज ईटिंग हो चुकी थी। अब इसके बाद देखो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में ये पैथोजन टूट गया। टूटने के बाद अब क्या होगा, देखो ये जो प्रोसेस थी ये समझ में आई। अब देखो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो आपकी वेसिकल है वापस से इस मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाएगी। इस तरीके से फ्यूजन होगा, दिख रहा है, वेसिकल फ्यूज हो चुकी है और अपने अंदर का सारा कंटेंट क्या करेगी, बाहर निकाल देगी। और ये बाहर कहाँ जाएगा, ये जो कंटेंट है यानी कि ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट है कहाँ चले जाएंगे, हमारे लिम्फ सर्कुलेशन में चले जाएंगे। बहुत सिंपल है, जो वेस्ट होता है हमारे लिम्फ सर्कुलेशन में चला जाता है। तो ये हमारा पहला मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आपके क्या करते हैं, जो न्यूट्रोफिल है प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या केवल यही एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका जो पैथोजन है या डेड सेल है उसका एंड होता है या उसको इंजर्ड एरिया से हटाया जाता है। क्या ये यही तरीका है जो न्यूट्रोफिल फॉलो करते हैं या इसके अलावा भी कुछ होता है? तो आप यहाँ देखें कि इसके अलावा भी कुछ होता है। देखो क्या होता है, ये प्रोसेस समझ में आई। ये आपका क्या था, फर्स्ट पाथवे था। ठीक है, यहां से पहला पाथवे। अब देखो दूसरा क्या हो सकता है। ठीक है, सेल न्यूट्रोफिल थे, न्यूट्रोफिल ने इंगल्फ किया सेल, न्यूट्रोफिल के अंदर ये वेसिकल के फॉर्म में आपका आ चुका है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, सेकेंड रिएक्शन क्या होती है। सेकेंड रिएक्शन में होता है आपका ऑक्सीडेटिव, इसको बोल सकती हूं मैं ऑक्सीडेटिव बर्स्ट। अब इसे समझेंगे ये फिनोमिना क्या है। देखो क्या होता है, अगर आपका क्या हो, न्यूट्रोफिल एक और मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। इस मैकेनिज्म में तो न्यूट्रोफिल ने क्या किया, माइक्रोब को डाइजेस्ट करा, खत्म किया, बाहर रिलीज कर दिया, अपना एज इट इज है, अपना इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ठीक है, फंक्शनल है, फुल्ली फंक्शनल है। लेकिन इस वाले मैकेनिज्म में क्या होगा, देखो इस वाले मैकेनिज्म में ये होने वाला है कि जो न्यूट्रोफिल है वो खुद को सेक्रीफाइस कर देंगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये जो न्यूट्रोफिल है अभी तक इन्होंने खुद को बचा के जो मैकेनिज्म किया वो हमें समझ में आया। अब देखो इसमें क्या होगा, फटाफट से जो ये न्यूट्रोफिल है जैसे ही इंगल्फमेंट करते हैं वैसे ही अपने अंदर जो ऑक्सीजन के कंजप्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ने से क्या होगा, जब भी हमारे सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ेगा तो हमें पता है जितना ज्यादा ऑक्सीजन यूज होता है उतने ही ज्यादा हमें फ्री रेडिकल्स मिलते हैं। तो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल हमें मिलेगा वो क्या है, आपका सुपर ऑक्साइड एनायन। ये हमें एनायन फॉर्म में मिल गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड एनायन। यहाँ पे हमारा जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है NADPH रिडक्टेज। रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्टेज एंजाइम यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, जो हमारा NADPH जो है वो NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट आपको पता होगा। ठीक है, तो ये क्या बन गए हमारे, इस एंजाइम रिडक्शन हुआ, जितना ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में, हमारी सेल्स में कंज्यूम होगा उतना ही ज्यादा ये फ्री रेडिकल बनेगा। नाउ सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो सुपर ऑक्साइड एनायन है इन द प्रेजेंस ऑफ डिसम्यूटेज एंजाइम,
हमारा एक और एंजाइम यहाँ पे रोल प्ले करता है, डिस्म्यूटेज। डिस्म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो फ्री रेडिकल है ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि खुद में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्या होता है, ये आपका यहाँ पे होती है आपकी क्लोराइड आयन की एंट्री, Cl की हैलाइड आयन की एंट्री होती है, क्लोरीन आपका क्लोराइड अंदर एंट्री लेगा, तो H2O2 तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, H2O में, H2O बाहर निकल जाएगा, और जो रिजल्टेंट आपका प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिलेगा वो क्या है आपका ClO नेगेटिव। ठीक है, H2O2 और ये दोनों ने मिलके क्या किया, H2O निकल गया बाहर, बचा क्या, एक ऑक्सीजन और Cl, तो ClO नेगेटिव आपका फॉर्म हो गया, और इसको बोलते हैं हम हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड, और हाइपोक्लोराइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। तो इसको देखो, ऑक्सीडेटिव बर्स्ट इसी को बोलते हैं कि ज्यादा ऑक्सीजन का कंजप्शन होने के बाद ऐसा फ्री रेडिकल बनना फाइनली जो बहुत ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल है। तो ये क्या करेगा आपका, जैसे ही ये सेल के अंदर बनेगा वैसे ही ये अंदर आए माइक्रोब को क्या कर देगा, किल कर देगा। ठीक है, लेकिन ये नॉन सेलेक्टिव है, ये केवल माइक्रोब को किल नहीं करता, ये सारी जो मशीनरी है इसके अंदर, न्यूट्रोफिल के अंदर जो भी है आपका डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जितनी भी चीजें हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, इवन जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये सबको क्या करेगा, डैमेज करेगा। तो न्यूट्रोफिल यहाँ पे क्या हुए पूरी प्रोसेस में, न्यूट्रोफिल ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। समझ में आ रहा है? तो अब हुआ क्या, देखो ऑक्सीडेटिव बर्स्ट समझ में आ गया, और सेम यही चीज जैसे ऑक्सीजन कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, आपको एक और बात पता होगी कि हमारे जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं जब भी वो एक्टिवेट होते हैं तो वो अपने अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को भी बढ़ा देते हैं और उसका यूटिलाइजेशन भी बढ़ जाता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड के ऑक्सीडेशन से भी हमें एक फ्री रेडिकल मिलता है जिसको बोलते हैं परऑक्सीनाइट्राइल। वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग या एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, तो वो भी इसी तरीके से डैमेजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जैसे ये हाइपोक्लोराइड करता है। ठीक है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो इस ऑक्सीडेटिव बर्स्ट की वजह से जो ये पूरा बर्स्ट हुआ है, जो फ्री रेडिकल फॉर्म हुए हैं, उसकी वजह से क्या होगा, देखो क्या होगा, जो ये न्यूट्रोफिल है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये माइक्रोब खत्म हुआ, कोई नहीं, ये देखो सारी चीजें फ्रैगमेंट में हो गई, ये जो आपका माइक्रोब है ये भी टूट गया। ठीक, सारी चीजें हुई। तो ये समझ में आई ये वाली प्रोसेस, और इसी प्रोसेस से लिंक्ड एक और प्रोसेस है, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी कि अब जब ये न्यूट्रोफिल खत्म हुआ तो क्या होता है कि जब ये ब्रेक होता है तो इस टाइम पे आपको पता है कि अंदर डीएनए है, डीएनए भी छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूटा होगा। तो डीएनए किससे मिलकर बना है, क्रोमेटिन से। तो क्या होता है जब न्यूट्रोफिल इस तरीके से आपके सैक्रिफाइस होते हैं तो इनके अंदर से इस तरीके से छोटे छोटे आपके क्रोमेटिन बाहर होते हैं, क्योंकि डीएनए टूटेगा तो क्रोमेटीन्स होंगे, हिस्टोन प्रोटीन आपके रिलीज होंगे। तो इस तरीके से मान लो ये क्रोमेटीन है, छोटा सा हिस्सा है टूटने के बाद जो मिला है डीएनए के, तो ये क्रोमेटीन भी आपका क्या हुआ, विद हिस्टोन बाहर आ गया। ठीक है, अब ये भी क्या करता है, ये इस तरीके से देखो न्यूट्रोफिल जाते जाते भी क्या कर रहे हैं, एक और एडवांटेज देके जा रहे हैं, खुद सेक्रीफाइस हुए। ठीक है, अपने अंदर से जो इनका जेनेटिक मटीरियल है उसके छोटे फ्रेगमेंट्स भी देखो क्या काम कर जाएंगे। ये जो फ्रेगमेंट है वो इस तरीके से, सपोज ये हमारा दूसरा माइक्रोब है, ठीक है, ये माइक्रोब है, इसके सरफेस में हमें पता है इसी तरीके से एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, है ना, ये। तो ये जो आपका डीएनए का छोटा सा फ्रेगमेंट, ये क्रोमेटीन है और इसमें देखो हिस्टोन प्रोटीन लगी हुई है, ये इस तरीके से जाके जो आपका माइक्रोब है उसके सरफेस में जाके एंटीजन में बैठ जाते हैं। ठीक है, और बैठने के बाद ये क्या करते हैं, इस माइक्रोब की जो आपकी विरुलेंसी है, विरुलेंसी सब समझते हैं, विरुलेंसी क्या होती है, डिजीज कॉजिंग एबिलिटी। ठीक है, विरुलेंसी को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अब आप सोचिए माइक्रोब बॉडी में एंटर कर गया है, अगर उसकी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी ही खत्म हो गई है तो क्या वो बॉडी में कोई बीमारी पैदा कर पाएगा, नहीं ना। तो देखो किस तरीके से न्यूट्रोफिल ने जाते जाते भी अपने जेनेटिक मटेरियल से भी माइक्रोब्स की विरुलेंसी को खत्म कर दिया। तो अब जो ये माइक्रोब है ये है तो सही, लेकिन ये अब डिजीज कॉज नहीं कर सकता है, डिजीज स्प्रेड नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये आपके क्या है, मैकेनिज्म है जिसके थ्रू न्यूट्रोफिल आपका क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं या फिर माइक्रोब या डेड सेल को हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं। तो जहां पे भी इंजरी हुई थी वहां पे ये न्यूट्रोफिल आए, इन्होंने क्या किया, जो भी आपकी डेड सेल थी उसे इंगल्फ किया, खत्म किया, जो भी पैथोजन था उसे इंगल्फ किया, खत्म किया,
करने का तरीका आप समझ चुके हैं। पहला तरीका ये था जिसमें न्यूट्रोफिल अपना बच गए, केवल उन्होंने अंदर जो भी था मटेरियल उसे खत्म किया। दूसरा तरीका ये था कि माइक्रोब या डेड सेल को तो खत्म किया ही, लेकिन साथ में खुद भी सेक्रीफाइस हो गए, और सेक्रीफाइस होते होते अपने जो जेनेटिक मटेरियल से बाकी के जो माइक्रोब्स थे जिनके भी कांटेक्ट में ये मटेरियल आया होगा, उनको उन माइक्रोब्स की विरुलेंसी को खत्म कर दिया। और इसको क्या बोलते हैं, आपका जो ये प्रोसेस है ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर न्यूक्लियर एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ठीक है, ट्रैप, ठीक, न्यूक्लियर एक्स्ट्रा सेल्युलर ट्रैप, यानी कि जो न्यूक्लियर मटेरियल था उसने एक्स्ट्रा सेल्युलरली सेल से बाहर जाने के बाद भी एक ट्रैप क्रिएट किया माइक्रोब्स में, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्रोसेस है ऑफ फेगोसाइटोसिस। मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे साइट ऑफ इंजरी में न्यूट्रोफिल आ रहे हैं, साथ साथ मोनोसाइट्स भी आते हैं। मोनोसाइट जैसे ही इस टिश्यू स्पेस में आते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैक्रोफेज में, और सेम यही प्रोसेस वो भी करते हैं। जो भी बैक्टीरिया या डेड सेल मिल रही है उसे इंगल्फ करेंगे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देंगे। लेकिन जैसे न्यूट्रोफिल ने तो फ्रेगमेंट में तोड़ने के बाद इसे लिम्फ सर्कुलेशन में डाल दिया था, लेकिन जो हमारे मैक्रोफेज होते हैं वो ऐसा नहीं करते। वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट करने के बाद उन्हें अपने सरफेस में एक्सप्रेस कर देते हैं, लाइक दिस। अगर ये है आपका मोनोसाइट, मैंने आपको बताया ये अगर मोनोसाइट है, मोनोसाइट तो जब तक ब्लड में था तब तक ऐसे मोनोसाइट बोला, जैसे ही ये यहाँ आया ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैक्रोफेज में। तो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट करने के बाद इस तरीके से अपने सरफेस में एक्सप्रेस कर देता है। देखो ये दिख रहा है सरफेस में, यहाँ पे इनके सरफेस में एक स्पेशल टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है जिसे हम बोलते हैं एमएससी क्लास 2, ठीक है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से जो एमएससी है, एमएससी क्या करता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपने सरफेस में एक्सप्रेस कर देता है। अब ये एक्सप्रेस करने का फायदा क्या है कि जो हमारी टी सेल है वो एक्टिवेट हो सके। आप जानते हो टी सेल एक्टिवेट होंगी तो क्या होगा, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से बी सेल एक्टिवेट हो जाएंगी और हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनने लगेंगी, और एंटीबॉडी जितने भी एंटीजन है जो बाहर से माइक्रोब अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें खत्म कर देगी, ठीक है। तो ये हमारा फायदा होता है। हमारा इम्यून सिस्टम बेसिकली ये जो है हमारी मैक्रोफेज हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती हैं। तो अगर आपने मोनोसाइट का स्पेशल इफेक्ट पूरा डिटेल में देखना है, जैसे हमने न्यूट्रोफिल का डिस्कस किया था, तो आप रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम पे बनाए हुए मेरे लेक्चर को देखिए, वहां से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये था ऑल अबाउट इन्फ्लामेशन, सारा हम डिटेल में कर चुके हैं डिस्कस। तो सारे वीडियोस आपको वेबसाइट में अवेलेबल है, तो आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ट्राई करूंगी कि आपको जल्द से जल्द आपका आंसर मिल सके। थैंक यू सो मच।